उस टाइम पे मेरा रिजेक्शन आ गया नेक्स्ट डे, मतलब मैंने पासपोर्ट सबमिट किया अपना और नेक्स्ट डे मेरा रिजेक्शन आ गया। परसों मुझे सुबह सुबह मेल आया कि आपका पासपोर्ट रेडी टू कलेक्ट है, ले जाओ VFS से। मैंने अपना पासपोर्ट कलेक्ट किया और खोल के देखा तो उसमें भी मेरे को रिफ्यूजल का क्या कहते हैं एक शीट दे रखी है कि रिफ्यूज हो गया आपका वीजा। बट यार यूरोप का मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा चाहते क्या है। रशिया में ऑलरेडी जा चुका हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ क्यों ना रोड ट्रिप प्लान की जाए दिल्ली टू रशिया। घर पे रहने के ये फायदे तो हो जाते हैं कि गाड़ी बाहर से सही क्लीन हो जाती है, अंदर से क्लीन करवाने के लिए सुबोटना पड़ता है। तो मैंने अभी खुद ही कपड़ा मार लिया थोड़ा बहुत, और फिलहाल जाम से निपटते हुए, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है दिल्ली में, बारिश की वजह से अलग ही जाम लगता है। हाँ, फिलहाल लोकेशन मैंने लगा लिया साकेत की। पता नहीं क्या थंबनेल और टाइटल देखने को मिल रहा है आप लोगों को, क्योंकि शायद से हम लोग देहरादून जा रहे हैं, देहरादून या फिर नैनीताल साइड कहीं पे, क्योंकि 2 दिन थे मेरे पास, 2-3 दिन, ठीक है। और मुझे काफ़ी सारी डिटेल्स भी देने थे आपको। मैं नहीं चाहता था सारी डिटेल्स आपको गुड़गांव या दिल्ली में बैठ के दूँ। मैं चलो लगे यार घूम भी आएंगे थोड़ा सा। ये लोग कह रहे थे नवीन और उत्कर्ष लोग, बाकी भूपू भी कह रहा है जाने को, तो पता चल जाएगा भाई थोड़ी देर में आप लोगों को। फिलहाल जाम से निजात पाते हैं, क्योंकि यहाँ से साकेत को दिखा रहा है भाई ये देखो 1 घंटा 26 मिनट। इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं थी साकेत जाने की मेरी, क्योंकि प्लान हम लोगों को कुछ ऐसा डिसाइड हुआ था कि उत्कर्ष को बोला था मैंने इसी साइड आ जाइए, यहीं से ही निकल जाएंगे, क्योंकि कांवड़ की वजह से ये वाला ना रास्ता बंद कर रखा है आपका मेरठ से लेके रूड़की तक। तो फिर ये वाला रास्ता बंद है, तो फिर वो नहर वाला रास्ता है जो मोदी नगर के साइड से जाता है। बट फिर वहाँ से जाना नहीं था, क्योंकि उस पर स्पीड ब्रेकर इतने हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि ये वाला पकड़ते हैं, शामली वाला। इससे मैं कभी गया नहीं हूँ शामली वाले से, नवीन बता रहा था कि सही है रास्ता। बट मैं कहा चलो ठीक है वहीं चलते हैं, वहीं पर सब लोग एकत्रित होंगे उत्कर्ष के फ्लैट पे, उसका डिसाइड करेंगे शाम को निकलना है कि रात को। तो एक और चीज़ मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी, जो कि ये है कि कुछ व्लॉग पहले मैंने आप लोगों को बताया था भाई कि मेरा वीज़ा एक रिजेक्ट हो गया। मैंने ये नहीं बताया था कहाँ का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, और कल ही मेरा सेम कंट्री का रिजल्ट दोबारा आया। मतलब मैंने 2 बार अप्लाई किया था अलग अलग कंट्री से। तो वीज़ा मैंने अप्लाई किया था भाई यूरोप का। आप लोगों को पता है लंदन ट्रिप में हम लोगों का एक ही बार में सारे वीज़ा लग गए थे। मतलब पहले हम लोगों ने टर्की वीज़ा लगाया, वो भी एक ही बार में लग गया, जो कि स्टिकर वीज़ा था। यूरोप वीज़ा, शेंगन वीज़ा जो होता है वो भी एक बार में लग गया। उसके UK वीज़ा भी एक बार में लग गया। तो इस बार मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि लग जाना चाहिए, ठीक है। बाकी मेरे साथ जो 2 लोग जा रहे हैं, मैं नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है, जा रहे थे या फिर जिनके साथ प्लान था मेरा जाने का, या फिर जिनके साथ प्लान है अभी भी, ठीक है। तो उनमें से एक का ब्लैंक पासपोर्ट है, एक का है थोड़ा ट्रैवल हिस्ट्री, बट एज सच कोई बड़ी कंट्री नहीं है। तो मुझे उन दोनों का डर था, बट अपना मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि मेरा तो लग ही जाएगा, क्योंकि मैं यूरोप ऑलरेडी घूम के आ चुका हूँ, मोर देन 40+ कंट्रीज में कर चुका हूँ। बट एक जो क्राइटेरिया या फिर एक जो फैक्टर मुझे लग रहा था जिसकी वजह से मैं रह सकता हूँ या फिर मेरा भी रिजेक्ट हो सकता है, वो ये था, वो लोग आपका एक परमानेंट इनकम प्रूफ मांगते हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट प्रूफ मांगते हैं। लास्ट ईयर मेरे पास जॉब थी उस टाइम पे, तो मेरी कंपनी से NOC और मेरी सैलरी स्लिप वगैरह लगाने के बाद, ITR लगाने के बाद मुझे पता था कि लग जाएगा। बट इस बार मेरे पास वो सारी चीजें नहीं थी, क्योंकि इस बार मैंने प्रॉपर अपने आप को एज अ यूट्यूबर शो किया था। तो यही बस एक रीजन मुझे लग रहा था कि शायद से रिजेक्शन आ सकता है, बट फिर भी मैं कॉन्फिडेंट था 99.99% मेरा लग जाएगा। तो लास्ट जो मैंने वीज़ा अप्लाई किया था ना, वो मैंने किया था स्पेन से, BLS से। जब मैं लंदन टाइम पे जा रहा था उस टाइम भी मैंने BLS से किया था, और इस बार भी जब मैं क्या कहते हैं मैंने शुरू किया यूरोप में, मतलब मैंने कंट्री चूज़ करी किस कंट्री से मेरे को शेंगन वीज़ा लगाना है, तो वो भी मैंने BLS से की, क्योंकि काफ़ी अच्छा और स्मूथ प्रोसेस था। बट अब BLS ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं, चाहे वो अप्लाई करने का तरीका हो, उनका ऑफिस हो या फिर डॉक्यूमेंट्स हो, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आए। और जो मेरा एजेंट था जिसके थ्रू लास्ट टाइम लगवाया था मैंने, उसने मुझे ये बोला कि भैया बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, बट आ जाना चाहिए जहाँ तक है। तब उस टाइम पे मेरा रिजेक्शन आ गया नेक्स्ट डे, मतलब मैंने पासपोर्ट सबमिट किया अपना और नेक्स्ट डे मेरा रिजेक्शन आ गया। और अब जो अपडेट है वो नेक्स्ट जो मैंने अप्लाई किया मुंबई से आने के बाद, वो मैंने किया स्विट्जरलैंड से, क्योंकि स्विट्जरलैंड की सिर्फ डेट आ रही थी, उसके अलावा और कहीं की डेट हमें मिल ही नहीं रही थी। इसी वजह से हम मुंबई से भागते भागते आए कि चलो कहीं की डेट मिली, एटलीस्ट सबमिट करके एक बार और देखते हैं लगता है नहीं लगता। इस बार मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारा रिफ्यूज़ल आया था BLS से, स्पेन से, वो बहुत सारे लोगों का आ रहा था। मैंने लिंक्डइन पे चेक किया भाई, जो रीज़न हम लोगों का आया ना, ये स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो पहला रीज़न ये था और दूसरा रीज़न ये था, ठीक है। तो ये आप आराम से पढ़ सकते हो स्क्रीन पॉज करके, सेम यही रीज़न ये सबको दे रहे हैं, और डोंट नो क्यों दे रहे हैं। अब एक रिजेक्शन आने के बाद इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन हुआ नहीं मेरे को, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब हम लंदन ट्रिप प्लान कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने सोचा था कि इतनी जल्दी वीज़ा नहीं लगता है, और खासकर तब मुझे अच्छा लगा जब पता चला भाई लिंक्डइन पे पोस्ट भरे पड़े हैं, ठीक है, जिसमें सेम रीजन देके पूरे यूरोप में चाहे किसी भी कंट्री से अप्लाई कर दो और वीजा वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे जब पता चली, फिर मुझे लगा चल ठीक है मेरे साथ ही नहीं हुआ, मेरी किस्मत खराब नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ कर रहे हैं, शायद से इस टाइम पे वीजा दे नहीं रहे हैं, रिजेक्शन ज्यादा कर रहे हैं। तो ये रीजन था, मैंने कहा चल एक बार और अप्लाई करते हैं कहीं और से। फिर स्विट्जरलैंड का पता चला जब लोग मुंबई से भागते हुए,
तभी पता चला स्विट्जरलैंड की डेट भी मिल रही है, पासपोर्ट भी 1-1.5 हफ्ते में आ रहा है, और क्या कहते हैं अप्रूवल रेट भी थोड़ा ज़्यादा है स्विट्जरलैंड का, और ज़्यादा दिनों का भी मिल रहा है। तो ये रीज़न था फिर स्विट्जरलैंड से अप्लाई करने का। फिर स्विट्जरलैंड से अप्लाई किया, जब मुंबई से हम लोग एक ही दिन में भाग के आए, क्योंकि नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट थी उसकी, ठीक है। वो सबमिशन किया, फिर उसके बाद 1-1.5 हफ्ता हम लोगों ने वेट किया। फिर परसों मुझे सुबह मेल आया कि आपका पासपोर्ट रेडी टू कलेक्ट है, ले जाओ VFS से। अब पासपोर्ट जब कलेक्ट करने गया तो मेरी स्लिप मैं भूल के चला गया था, वेट हो नहीं रहा था, मतलब स्लिप घर पे पड़ी थी और मैं पहुंच गया था VFS ऑफिस, जो कि आपका शिवाजी स्टेडियम पड़ता है। तो मैंने कहा भाई और कोई ऑल्टरनेटिव बताओ, तो वो कह रहे कि आप FIR कर दो ऑनलाइन, उसकी कॉपी लगा दो और एक लेटर लिख दो, ऐसा हो गया, हम दे देंगे पासपोर्ट, ठीक है। फिर सब कुछ किया, 1-1.5 घंटा मत्था पच्ची करके एंड मोमेंट पे, क्योंकि 4 बजे तक होता है कलेक्शन टाइम, 4 बजे जाके मैंने अपना पासपोर्ट कलेक्ट किया और खोल के देखा तो उसमें भी मेरे को रिफ्यूजल का क्या कहते हैं एक शीट दे रखी है कि रिफ्यूज हो गया आपका वीजा। और मैंने रीजन पढ़ा, सेम वही 2 रीजन जो इन्होंने पिछली बार मुझे दिया था BLS ने। अब अलग अलग एम्बेसी है, बट उसके बावजूद भी दोनों सेम, मतलब दोनों एम्बेसी सेम रीजन दे रही हूँ, भी 2 पॉइंटर दे रहे हैं। और जो मैं लिंक्डइन पे देख रहा हूँ लोगों का जो रिफ्यूजल आ रहा है, उस पे भी सेम क्या कहते हैं पॉइंटर्स दे रखे हैं इन्होंने। तो मुझे इस टाइम में समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में रीजन क्या है वीजा रिजेक्ट करने का। मतलब सारी चीजें प्रोवाइड करवाया जा रही है। अब तो मुझे सीरियसली इरिटेशन हो रही है कि आपको दिख रहा है, ऐसा भी नहीं है कि चलो मतलब किसी का फ्रेश पासपोर्ट है, ठीक है आपने रिफ्यूज कर दिया वीजा, कोई इशू नहीं है, बट भाई मेरा वीजा यूरोप में कम से कम मैं 15-16 कंट्री से ऊपर ही कर चुका हूँ, ठीक है। और लास्ट ईयर गया भी हूँ, इतनी अच्छी आइटनरी बना के दिया, कारनेट दिखाया मैंने, जो गाड़ी कारनेट तो कोई ऐसे बनवाएगा नहीं सिर्फ वीजा के लिए, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, प्रॉपर फाइल तैयार होकर गई है। बल्कि VFS वालों ने जब सुना था इस बार की बाय रोड जा रहा हूँ, तो स्विट्जरलैंड वाली की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर जितने भी उनके मैनेजर वगैरह बाहर आए थे, तो वो भी कह रहे थे लग जाएगा वीजा, रिफ्यूज होता नहीं है जल्दी बाय रोड जाने वालों का, क्योंकि बहुत लेजिट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके बावजूद भी जब आया तो दिमाग तो बहुत ज़्यादा ख़राब था। अब मैंने वापस से सबसे बात करनी शुरू करी, एजेंट से बात की, क्योंकि जब मैंने पिछली बार लगाया था ना BLS से, तो मैंने खुद से किया था, बट इस बार मैंने कहा शायद खुद से करने की वजह से कुछ चीज़ इधर उधर हो गई हो, तो इस बार मैंने वापस से एजेंट को ही दिया। बट एजेंट को भी इस बार विश्वास नहीं हो कि आपका रिजेक्ट कैसे हो गया, इतनी अच्छी पासपोर्ट हिस्ट्री है उसके बावजूद भी। तो भाई मतलब दिमाग तो ख़राब हो रखा है। कल परसों से भी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मेरे को समझ नहीं आता क्या किया जाए, क्योंकि बिना यूरोप के मैं आगे के वीज़ा अप्लाई कर तो सकता हूँ, बट मैं रूट क्या चूज़ करूँगा, फिर शिपिंग करानी पड़ेगी लास्ट टाइम की तरह, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। क्योंकि इस बार मैंने सोचा था कि पूरा बाय रोड करूँगा, कोशिश ये करूँगा कि इंडिया में भी बाय रोड ही एंटर किया जाए, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ प्लान था भाई, जो कि लग रहा है मुझे कि अब एग्जीक्यूट पता नहीं कैसे ही होगा, कोशिश अभी भी है, ठीक है, अभी भी कुछ चांस मिलेगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ भाई। पिछले 3 महीने से लगा पड़ा हूँ, काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि क्या सीन है, मतलब इधर उधर घूमे जा रहे हो, ये वो भाई। मतलब मैं आप लोगों से ज़्यादा इच्छुक हूँ इस टाइम पे कि जल्दी से जल्दी निकलूँ। 1 साल से मुझे वेट नहीं हो रहा है, आने के बाद तो चलो 2-3 महीने सुकून से रह लिए इंडिया में, वापस से फिर सारी यादें कि हाँ भाई रोड ट्रिप ऐसे ऐसे की थी, ठीक है। सर बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान कर रखी हैं और होपफुली वो होंगी भी पूरी, भले ही जो मैंने सोचा है एक्सट्रीम वाला वो ना हो पाए, एक दूसरा अल्टरनेटिव सोच रखा है वो हो जाएगा। तो अगले महीने जैसे कि मैंने बताया शुरू तो मैं कर ही दूंगा, बट यार यूरोप का मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा है चाहते क्या हैं ये लोग। और इसमें एक रिपोर्ट भी आई थी इनकी, लिंक्डइन पे ही पढ़ी थी मैंने, मतलब एक आर्टिकल आया जिसमें तक पता नहीं कितने $बिलियन इन लोगों ने कमाया है सिर्फ वीज़ा रिफ्यूज़ करके। कुछ कंट्रीज हैं जो आपका वीज़ा जो फ़ी होती है वो रिटर्न कर देती हैं, बट यूरोप आपका वीज़ा फ़ी रिफंड नहीं करता है, जो कि लगभग ये मान लो आपका VFS की फीस इंक्लूड करके 14-15 हज़ार रुपये होता है, ठीक है। स्पेन वाले टाइम पे, मतलब BLS वाले टाइम पे मैंने 18,000 रुपये गए थे, 4,000 रुपये प्रीमियम लाउंज लिया था, क्योंकि हमें टाइम एक साथ नहीं मिल रहा था। तो नाना करते हुए 40,000 रुपये मैं फूक चुका हूँ सिर्फ यूरोप वीज़ा के ऊपर, और वीज़ा मेरे हाथ में है भी नहीं। काफ़ी सारे लोग ये भी बोलेंगे भाई आपका तो वीज़ा खुद का लगा नहीं, अब आपकी वीडियो देख के कोई और क्यों जाए। बट भाई वीज़ा के डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस सेम है, आप चाहे कहीं भी चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे कोई और वीडियो भी निकाल के चेक कर सकते हो। बट इस टाइम पे कह सकते हो थोड़ा रिफ्यूज़ल ज़्यादा आ रहा है किसी भी कंट्री से, शायद इस वजह से क्योंकि पीक सीजन है। लास्ट ईयर हम लोगों ने मार्च में लगा लिया था, जो कि ऑफ सीजन होता है। अब जून जुलाई का सबकी छुट्टियां पड़ती हैं, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस उनके पास लगती होंगी, तो शायद इस वजह से रिफ्यूज़ल आ रहा है। अब जो भी है मुझे एक्चुअल रीज़न नहीं पता है भाई, कोई बता भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी वीज़ा एम्बेसी या फिर कोई भी वीज़ा ऑफिसर बताता नहीं है एक्चुअल रीज़न, वो बस एक पॉइंटर लिख के देते हैं, आपको उसी को समझना है खुद से। और आपको स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया होगा, आपने देख लिया होगा क्या उन्होंने रीज़न दिया है मेरे रिफ्यूज़ल पे। तो यही था भाई अपडेट जो मेरे को आपको देना था। एंड सेकंड थिंग इज कि मुझे एक सजेशन भी लेना था आप लोगों से। अब जो मैं ऑल्टरनेटिव प्लान आप लोगों को बता रहा था ना कि एक ऑल्टरनेटिव मेरे दिमाग में है, अगर सपोज वीज़ा नहीं लगता है, जो कि मैंने पहले भी सोच रखा था, तो अब मैं उसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो मेरे को आप लोगों को थोड़ा सा सजेशन चाहिए, और प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करना, क्योंकि जो एक्चुअल में आप लोग चाहोगे ना मैं फिर ऐसे करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं तो घूमना चाहता हूँ, बट ये वाली जो मैं ट्रिप कर रहा हूँ ना, ये मैं आपको घुमाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ रशिया। हाँ, तो मैं रशिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो रशिया में ऑलरेडी जा चुका हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ
क्यों ना रोड ट्रिप प्लान की जाए दिल्ली टू रशिया। अब रशिया में थोड़े इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट्स कह सकते हो आप, या फिर ज़्यादा सेफ नहीं है इंडियंस के लिए, एडवाइजरी जारी हो रखी है। इंडियंस के लिए किसी के लिए भी नहीं है क्योंकि वॉर सिचुएशन है बॉर्डर पे। और अगर रशिया जाते हैं भाई तो मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग तो जाएंगे, वहाँ की मेन सिटी है। और सेंट पीटर्सबर्ग में थोड़ा सा ज़्यादा खतरा है क्योंकि वो बॉर्डर के थोड़ा ज़्यादा क्लोज है, और खासकर मॉस्को में भी है। वैसे अभी टेररिस्ट अटैक भी हुआ है और जितने टेररिज्म ग्रुप हैं इन सबकी भी धमकी आई है, जो भी है। तो आप लोग बस मुझे एक बार सजेस्ट कर दो दिल्ली टू रशिया ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। मेरी प्लानिंग 80% के आसपास कंप्लीट है दिल्ली टू रशिया की। अगर आप लोग कोई और सजेशन देते हो मेरे को, क्योंकि कुछ लोग ये सजेशन भी दे रहे थे कि आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी घूम सकते हो, बट उसके लिए कि मुझे पूरा शिप कराना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज सेफ नहीं है इजिप्ट के उस साइड पे। इजिप्ट में भी वॉर सिचुएशन है, ठीक है, सूडान और उस तरफ कुछ कंट्रीज हैं जहाँ बाय रोड जाना ठीक नहीं है। तो अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो वो बता दो। अगर दिल्ली टू रशिया के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो मेरे को वो बता दो, क्योंकि इंडिया टू रशिया मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा जो रूट बनेगा ना प्रॉपर, और फिर पूरा ऐसे सर्किट मारेंगे, मतलब वापस शिपिंग वगैरह नहीं कराएंगे, रशिया से घूम के वापस इंडिया आएंगे। तो उसके लिए भी 2, 2.5, 3 महीना तो जाएगा ही जाएगा। मतलब प्रिपरेशन में नहीं, ट्रिप में बात कर रहा हूँ। प्रिपरेशन तो मेरी हो ही चुकी है लगभग, सारे डॉक्यूमेंट तो रेडी हैं। इंटरनेशनल ट्रिप कहीं की भी कर लो, बस वही है कि थोड़ी अपनी सेल्फ प्रिपरेशन के लिए 8-10 दिन चाहिए होते हैं। तो ये कमेंट सेक्शन में भर देना भाई, मेरे को जरूर बताना कि कहाँ के लिए आप लोग इंटरेस्टेड हो, या कुछ और आपके दिमाग में आता तो वो भी बता सकते हो, फिर मैं उसको कंसिडर करके कुछ अच्छा सा प्लान आउट करूंगा। बात करते करते मुझे लगा भाई कम से कम आधा पौना घंटा तो कट गया होगा। एक्चुअल में कटा भी है, ठीक है, क्योंकि 1.25 घंटे के आसपास दिखा रहा था, बट देखना 15 किलोमीटर के 42 मिनट्स। भाई साहब बारिश के मौसम में सही में जाम ने ना ऐसा कर रखा है। और उत्कर्ष भी बता रहा है उसे कॉलेज जाना था, पानी भरा पड़ा साकेत में पूरा, पता नहीं क्या ही सीन है। वाटर लॉगिंग ये ना सेंट्रल दिल्ली जो है ना यहाँ पर ज़्यादा है। साउथ दिल्ली कहने के लिए तो, मतलब कहने के लिए एक्चुअल में बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बट वैसे बता रहा हूँ साकेत साइड जो थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है वहाँ साइड थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं।